देखिए बेटा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यह प्रमेय रटना नहीं है, यह प्रमेय ओनली समझना है, क्योंकि आगे हमको काम आने वाला है। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा आप बोलोगे सर दूसरी संख्या के लिए हमको इसको समझा के दिखाइए। चलिए बेटा, दूसरी संख्या के लिए समझाते हैं। तो माना कि मैंने क्या कर लिया कि p को क्या कह रहा है, यदि p a को विभाजित करता है a स्क्वायर को, तो p मान लो मैंने क्या मान लिया, कोई एक अभाज्य संख्या बोल रहा है बेटा। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या, तो यहां पर p कोई अभाज्य संख्या मैंने मान लिया 5 है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो a है वो कौन सा है, धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है। a धनात्मक पूर्णांक मतलब a को मैं कोई भी कुछ भी संख्या ले सकता हूं, कोई भी धनात्मक संख्या ले सकता हूं। मान लो कि a मैंने ले लिया बेटा कितना ले लिया क्या ले सकता हूं बेटा, a मैं 7 ले लिया। चलो a को मैंने 7 ले लिया। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो देखो क्या ये जो p है वो a स्क्वायर को विभाजित करेगा, a का स्क्वायर करो तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। क्या p 49 को विभाजित करेगा, तो विभाजित नहीं करेगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह जो प्रमेय हमने अभी लगाया, यह प्रमेय यहां पर जो है मतलब इन दोनों संख्याओं के लिए तो नहीं लगेगा। तो फिर कौन सी संख्याओं के लिए लगेगा, तो हमको मतलब यहां पर a जो है धनात्मक पूर्णांक, उसको धनात्मक जो संख्या है उसको चेंज करना पड़ेगा। मान लो कि बेटा मैंने यहां पर ले लिया 10। चलो ठीक है, मैंने 10 ले लिया, सिंपल सा ले रहा हूं बेटा, इजी तरीके से आपको समझाने के लिए। ठीक है। देखिए तो क्या किया, कह रहा है कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है। अच्छा, a का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो क्या p जो है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है बेटा। 5 के पहाड़े में 100 आ रहा है, मतलब बिल्कुल विभाजित कर रहा है। तो बताइए, तो कह रहा है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो देख लो, क्या p a को विभाजित कर रहा है, क्या 5 10 को विभाजित कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब यह प्रमेय जो है वह हमने समझा दिया आपको कि यह प्रमेय क्या कहना चाह रहा था। समझ में आई मेरी बात की नहीं, कि यदि कोई संख्या है, मान लो p कोई अभाज्य संख्या है, यह प्रमेय क्या कहता है कि p कोई अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां पर a कोई बेटा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, जहां पर a कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए अब इसके आगे जो है हम लोग जो है कुछ जो है नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे बेटा अपरिमेयता को सिद्ध करना। अपरिमेयता सिद्ध करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको याद होगा, जब मैं आपको शुरुआत में जब मैंने क्लास लिया था, शुरुआत में जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था, उस समय जो है बेटा मैंने क्या चीज बताया था आपको, कुछ मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे। कौन कौन से टॉपिक बताए थे, तो सबसे पहले मैंने जो आपको टॉपिक बताया था अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ये मैंने आपको समझा दिया। दूसरा नंबर आपको बताया था कि HCF और LCM के बारे में समझाया था, HCF और LCM को मैंने यहां पर क्लियर करवाया था। फिर उसके बाद बेटा तीसरा नंबर हमने क्या किया था, तो तीसरा नंबर हमने क्या किया करना था, हमें अपरिमेयता सिद्ध करना। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि यह तीनों चीजें ही हमारे जो है मतलब कि सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या लिखा, अपरिमेयता को सिद्ध करना। तो बेटा हमारा ये दो टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है, अब ये वाला टॉपिक हमारा बच रहा है। तो अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए हमको बेटा यहां पर सह अभाज्य संख्या के बारे में समझना पड़ेगा। क्या बोला मैंने कि अपरिमेयता को सिद्ध करने के लिए सह अभाज्य संख्या को समझना पड़ेगा। अब बेटा सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, मैंने बेटा देखो भाज्य संख्या बताया था, मैंने आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताया था। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। और अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे। तो क्या बोला, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड, तो क्या कहेंगे उसको बेटा अपन लोग, केवल 2 गुणनखंड को कहेंगे अभाज्य संख्या, और 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। लेकिन सह अभाज्य संख्या क्या है बेटा, तो यहां पर देखो मैं समझा देता हूं पहले, उसके बाद यहां पर हम जो है अपन आगे चलते हैं। क्या कह रहा है सह अभाज्य संख्या, तो ऐसी संख्या बेटा, तो यहां लिख देता हूं ऐसी संख्या का, ऐसी 2 संख्याओं का समूह, तो ऐसा लिख देता हूं ऐसी 2 संख्याओं का समूह, ऐसी 2 संख्याओं का समूह जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो। तो क्या बोला मैंने, ऐसी 2 संख्याओं का समूह, ऐसी 2 संख्याओं का समूह जिसका HCF 1 हो, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बेटा इसके कुछ उदाहरण आप देख लीजिए।
बेटा क्या कह रहा है, ध्यान से समझ लेना कि ऐसी दो संख्याओं का समूह जिसका HCF 1 है। क्या कह रहा है बेटा, जिसका HCF 1 है कह रहा है। ये बात आप याद रखना कि इसका HCF 1 है कह रहा है ना। तो HCF 1 है, इसका मतलब ऐसी दो संख्याएं जो कि केवल एक के पहाड़े में आए, जो कि केवल एक के पहाड़े में आए, अन्य किसी संख्याओं के पहाड़े में ना आए। क्या बोला मैंने, फिर से समझ लीजिए। ये बेटा डेफिनेशन आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस जो मैं बोल रहा हूं उसको आप समझ लीजिए। क्या बोला मैंने, ऐसी संख्याओं का समूह, ऐसी दो संख्याओं का समूह या दो संख्याओं का युग्म हम बोलेंगे, ऐसी दो संख्याओं का समूह जिसको क्या होता है, जिसका HCF 1 होता है। इसका मतलब ऐसी दो संख्याएं जो कि केवल एक के पहाड़े में आए, एक के पहाड़े के अलावा किसी भी पहाड़े में ना आए। तो इसका उदाहरण आप देख लीजिए। तो उदाहरण नंबर बेटा पहला देखो, जैसे मैंने लिखा बेटा 4 लिखा और मैंने क्या लिखा बेटा 3 लिखा। 4 और 3, यदि हम इन दोनों की बात करें तो ये कौन सी संख्या है, ये दोनों कौन सी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। कैसे बेटा, देखिए 4 जो है, क्या 4 के पहाड़े में 3 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आता। क्या 3 के पहाड़े में 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या 2 के पहाड़े में 4 आ रहा है, आ रहा है। क्या 2 के पहाड़े में 3 आ रहा है, नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों जो संख्या है वह सह अभाज्य संख्या हो गई, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रही मेरी बात, कि ऐसी दो संख्याओं का समूह जो कि एक के पहाड़े में आए और अन्य किसी के पहाड़े में ना आए। जैसे कि मान लो 4 2 के पहाड़े में तो आ रहा है, लेकिन बेटा 3 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। और इनका आप HCF भी निकाल के देखो बेटा। 4 का HCF, आप 4 का HCF कैसे निकालेंगे, मतलब 4 का पहले गुणनखंड करो तो 2 की घात 2 गुणा 1 होगा, और 3 के गुणनखंड कितने होंगे, 3 गुणा 1 होंगे। तो ये दो एक ही संख्या आ रही जो कि बेटा उभयनिष्ठ है, मतलब इन दोनों का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो सीधी सी बात यह है कि ऐसी संख्या, ऐसी दो संख्याओं का समूह जिसका HCF कितना आ रहा है, जिसका HCF 1 आ रहा है, या सिंपल सी मैं बात करूं ऐसी संख्याओं का समूह, है ना, जो कि एक के अलावा अन्य किसी पहाड़े में ना आए बेटा। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है, तो जैसे कि बहुत सारे संख्याएं हो सकती हैं बेटा। जैसे कि मैंने लिखा 9 और 11, ये भी हो सकता है। जैसे मैंने लिख दिया बेटा 5, है ना, के साथ में क्या लिख दूं, 7 लिख दूं। ये सब जो है बेटा कौन सी संख्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। बात सबको समझ में आ गई, सह अभाज्य क्या है। मैं सह अभाज्य के बारे में क्यों समझा रहा हूं, मैं सह अभाज्य के बारे में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यह हमको आगे काम आने वाला है अपरिमेयता को सिद्ध करने के लिए। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब आगे देखो, चलो अब हमारे पास एक जो है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहां समझा देता हूं। ठीक है, क्या है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपरिमेयता को सिद्ध करना। तो बेटा ये जो है हमारे परीक्षा में क्लास 10th, चाहे वो आप CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हो, चाहे आप जो है वह MP बोर्ड में पढ़ रहे हो, अपरिमेयता सिद्ध करना 100% आपके परीक्षा में आता है। तो यहां मैं क्या लिख देता हूं बेटा, यहां मैं लिख देता हूं कि 100% जो है वो एग्जाम में आएगा। पहले ही लिख दिया मैंने, देखो 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, इसको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है बेटा। देखिए, तो बेटा मैंने क्या लिखा, अपरिमेयता को जब हम सिद्ध कर रहे हैं तो अपरिमेयता को सिद्ध करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन दिया हुआ है। मैंने अपनी तरीके से इसको बेटा 2 अलग अलग कंडीशन में जमाया हूं, ऐसा बुक में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। क्या लिख रहा है, अपरिमेयता सिद्ध करना 2 प्रकार से, 1 अंक वाली संख्या और 2 अंकों वाली संख्या, है ना। ये 1 अंकों वाली 2 अंकों वाली अपनी पुस्तक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको अपने तरीके से इसको अलग किया हूं, आपके मतलब की सरलता के लिए, है ना, आप लोग को सिंपल लगे इस वजह से। तो देखिए सबसे पहले 1 अंक वाली संख्या के लिए हमको अपरिमेयता सिद्ध करना है। कौन कौन सी, करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 7 और भी है बेटा। आपने बेटा क्लास 9 में पढ़ा है कि इस प्रकार की संख्या जो है अपरिमेय संख्या होती है, और इस प्रकार की संख्या भी जो है वो अपरिमेय संख्या होती है। इसके बारे में भी आपने क्लास 9 में पढ़ चुका है। ठीक है बेटा, तो अब इसको हम लोग सिद्ध कैसे करते हैं, आइए इसको हम लोग सबसे पहले जो है वह समझते हैं। चलो एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना बेटा। आपकी बुक में पहला ही क्वेश्चन है, यहां देखिए क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्या है, करनी 3 को अपरिमेय संख्या, करनी 3 अपरिमेय संख्या जो है वह सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। या फिर ये क्वेश्चन कैसे आता है, सिद्ध कीजिए, है ना, सिद्ध कीजिए करनी जो 3 है आपका, सिद्ध कीजिए
कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है ना, या फिर एक अपरिमेय है। तो बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं अभी आपको पहले ही ये बात पूरी समझा चुका हूं। आइए इसको हल करते हैं। क्या कहेंगे, इसको हल कर रहे हैं। देखो बेटा, जब भी ये सवाल आए, है ना, इसको तो एक तरीके से क्या कर लो, जब हम इसको ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को जो है बार बार बोल बोल के उसको याद करवा देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इस वैरायटी का क्वेश्चन जब भी दिख जाएगा उसको बार बार प्रैक्टिस करके देखना है। देखिए बेटा क्या कह रहा है यहां पर हमको क्या करना है कि कर्णी 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो बेटा जो मैं तरीका अभी आपको बता रहा हूं उस तरीकों को कहते हैं बेटा विरोधाभास, जो है मतलब कि विधि, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के तहत, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के तहत हम जो है इसके अपरिमेयता को सिद्ध करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है बेटा। सबसे पहले आपको क्या कह रहा है कि कर्णी 3 अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये मान लेना है कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं, कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। तो मैं यहां क्या लिखता हूं, मैं यहां लिख देता हूं कि माना कि, मैं क्या लिख रहा हूं, माना कि कर्णी 3 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। बेटा अंग्रेजी माध्यम वाले जो विद्यार्थी हैं, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बेटा मैं अलग से चीजों को पढ़ाऊंगा, फिर से सारी चीज बताऊंगा, है ना, कि जैसे यहां लिखते हैं लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। बट बेटा अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, अभी मैं ओनली जो है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बता रहा हूं। देखिए तब हम क्या कर सकते हैं, अर्थात हम क्या कर सकते हैं, अर्थात तो क्या लिखा मैंने, ये मान लिया कि कर्णी 3 एक परिमेय संख्या, अर्थात कर्णी 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, आपको मैंने समझाया था, जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या किसको कहते हैं बेटा, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां वही बात है कि कर्णी 3 को अपन जो है A/B के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहां ब्रैकेट में हम क्या लिखने वाले हैं, ब्रैकेट में हम यहां लिखने वाले हैं जहां जो आपका A है बेटा, जहां A कॉमा जो B है वह कौन सी संख्या है, जहां A कॉमा B है ना बेटा सह अभाज्य, अभी मैंने सह अभाज्य समझाया हूं आपको, जहां A कॉमा B सह अभाज्य कॉमा पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है ना, तथा जो B है वो 0 के बराबर नहीं है, तथा B जो है वह 0 के बराबर नहीं है। क्या बोला मैंने, सबको समझ में आया कि सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, अपरिमेय संख्या को पहले मैंने परिमेय संख्या मान लिया कि वह परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है के बाद मैंने क्या माना कि जब वो परिमेय संख्या है तो उसे A/B के रूप में, मतलब P/Q के रूप में बोल दो या A/B के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब आगे देखो, अब इसके बाद बेटा मुझे क्या करना होगा, मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में वर्ग किया। तो मैं यहां लिख देता हूं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यहां लिखता हूं दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों का लिखा जाए, ज्यादा सही है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। तो यहां लिखे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मतलब कि दोनों पक्षों को क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो कर्णी 3 का जो वर्ग है बेटा, जैसे आपको मालूम है कर्णी 3 का वर्ग मतलब कर्णी 3 की घात 2, कर्णी 3 की घात 2 मतलब कर्णी 3 गुणा कर्णी 3, और कर्णी 3 गुणा कर्णी 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहां पर डायरेक्टली जो है वो 3 लिख दे रहा हूं, है ना। देख लीजिए, तो मैंने क्या लिखा, कर्णी 3 की घात 2 मतलब यहां आ गया 3, और A की घात 2 हो जाएगा, और B की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देता हूं, मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो B का गुणा 3 से होगा तो 3B², और A का गुणा 1 से होगा तो ये हो जाएगा A²। इसको थोड़ा रीअरेंज कर दूं तो A² बराबर होगा 3 उधर चले जाएगा तो 3B² हो जाएगा, है ना। इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया, समझ में आया। सबसे पहले मैंने क्या किया, कर्णी 3 को एक परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि उसको P/Q मतलब A/B के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, जहां A और B क्या है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्याओं का समूह जो कि केवल एक के पहाड़े में, इसके अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आ रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे समझिए। देखो बेटा, यहां पर जो हमारे पास आ रहा है समीकरण नंबर जो मैंने आपको दिया 1, ये जो समीकरण नंबर 1 है वो क्या कहना चाह रहा है, ये तो बेटा हमारा जो प्रमेय है ना, हमारा जो प्रमेय है, कौन सा प्रमेय, अभी हम लोग जो पढ़ के आए हैं 1.2 जो प्रमेय हम लोग पढ़ के आए हैं उसके बारे में बता रहा है। क्या कह रहा है बेटा कि A² जो है ना, क्या कह रहा है, अभी हमने पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे बेटा,
यहां पे आपको दिखाई दे रहा है समीकरण नंबर 1 से, यहां ए स्क्वायर को, या फिर अपन ऐसा लिखते हैं, यहां 3 जो है ए स्क्वायर को विभाजित, यहां 3 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है या कर रहा है, कर रहा है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, अतः क्या लिख सकते हो, जो 3 है वह ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। कौन से प्रमेय से, प्रमेय 1.2 से, अभी जो मैंने बताया आपको। ठीक है, अब इसके आगे हमको क्या करना होता है, इसके आगे हमको यहां पे हम लिखते हैं माना कि, माना कि हमने क्या लिखा, a बराबर मैंने क्या मान लिया, 3c मान लिया, और यहां लिखा मैंने बेटा, जहां जो c है, जहां c एक पूर्णांक है, जहां c एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों किया मैंने कि बेटा देखो मैंने यहां लिखा हूं कि 3 जो है a को विभाजित कर सकता है, तो 3 a को विभाजित कर सकता है, तो यहां कितने का गुणा कर दिया मैंने, 3 का, कोई भी संख्या में 3 से गुणा कर दिया, तो सीधी सी बात है बेटा 3 a को विभाजित तो कर ही देगा, कोई बात मैंने यहां पर मान लिया एक तरीके से। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये इस a के मान को समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं, तो मैं यहां लिख रहा हूं समीकरण 1 से, है ना, या फिर अपन ऐसा लिख लेते हैं समीकरण 1 में, है ना, a बराबर 3c रखने पर, चलो रख देते हैं बेटा, क्या होगा तो देखो यहां रखते हैं a की जगह 3c, तो हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 3b का होल स्क्वायर। कितना आंसर आएगा, 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9, और c का स्क्वायर c स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 3b का स्क्वायर, है ना बेटा। अब इसको थोड़ा बेटा रीअरेंज करके लिखते हैं, मतलब इसको सॉल्व करते हैं, तो b स्क्वायर 3 गुणा में इधर आकर के भाग में हो जाएगा, 9c स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3c का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। तो अब इसको रीअरेंज करूं तो रीअरेंज कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3c स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या कह रहा है, हमको यहां पर कह रहा है, सीधी सी बात देखो यहां दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, जो अभी हमने यहां बोला कि यहां 3 a को विभाजित कर रहा है, यहां पर भी हम क्या बोलेंगे कि यहां जो है मतलब समीकरण काहे की बात कर रहा है, समीकरण 2 है ये, है ना। तो मैं लिख रहा हूं यहां 3 जो है b स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित, तो b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है बेटा, कर रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अतः जो 3 होगा b को भी क्या करेगा, b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ठीक है बेटा, क्या बोला मैंने, सबको समझ में आया कि यहां पर जो है 3 को, यहां पर देखो जैसे मैंने a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर है, तो यहां मैंने क्या लिखा कि जो a है उसको 3a स्क्वायर को जो है वो 3 विभाजित कर रहा है, तो आपका जो 3 है वो a को भी विभाजित करेगा। वैसे यहां पर क्या है बेटा कि जो 3 है वो b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 3 जो है वो b को भी विभाजित करेगा। अब देखो बेटा हमने यहां पर जो माना था उसको आप ध्यान से समझिए, हमने यहां क्या माना है, a और b कौन सी संख्या है, हमने यहां पर माना है a और b बेटा सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याओं का युग्म जो कि केवल 1 से भाग लगता होगा, पर जो कि केवल 1 से भाग लगता होगा। लेकिन यहां पर आप देखो, यहां पर a और b की अगर हम बात करें तो यहां a को तो 3 भी विभाजित कर रहा है और b को भी कौन विभाजित कर रहा है, 3 विभाजित कर रहा है। इसका मतलब हमने जो माने a और b सह अभाज्य वो गलत हो गया। तो यह जो विरोधाभास है, यह जो गलती है वो क्यों उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हमने जो चीजें माने हैं वही गलत है। तो जब कोई संख्या बेटा परिमेय संख्या नहीं होती तो वह कौन सी संख्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि हमने संख्या के प्रकार पढ़े हैं बेटा, 2 प्रकार की संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं आपके बड़ी कक्षा में पढ़ना है, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। यदि कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो वह कौन सी होगी, अवश्य ही वह अपरिमेय संख्या होगी, है ना, निश्चित ही वह अपरिमेय संख्या होगी। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं यह विरोधाभास, है ना, तो यहां लिख रहे हैं यह विरोधाभास जो है, मतलब विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन आया है, मतलब जो हमारे से यहां गलती हो गई है, तो हम क्या लिख रहे हैं, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से है, हमारी गलत कल्पना से है, हमारी गलत कल्पना से है ना। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, अतः जो आपका
हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः जो आपका कर्णी 3 है, अतः कर्णी 3 एक कौन सी संख्या है, कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है, कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है ना बेटा। यहां पर देखो, यहां पर मैंने आपको शॉर्टकट लिखवा दिया हूं, यहां पर मैंने आपको शॉर्टकट क्या लिखवा दिया हूं कि हाँ, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से है, अतः कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो इसको पूरा प्रॉपर वे में कैसे लिखना होता है, इसको पूरा प्रॉपर वे में ऐसे लिखना होता है, आप यह लिखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या दिख रहा है कि ए और बी दोनों का जो है बेटा कॉमन फैक्टर है ना, मतलब दोनों के जो कॉमन फैक्टर हैं वो 3 दिखाई दे रहे हैं। फिर हम ये लिखते हैं कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से है ना, जो कि हमारी कल्पना क्या है कि यह एक सहअभाज्य संख्या है, पर हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई, तो यहां हम क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है। बात सबको समझ में आ गई बेटा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या क्या समझाया। मैंने ये लिखा, सबसे पहले कोई भी संख्या को अपने को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो अभी उसको मान लो कि वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो a बटा b के रूप में व्यक्त करते हैं। फिर आप ब्रैकेट में लिखो, क्या लिखोगे ब्रैकेट में कि a और b कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, और a और b कौन सी संख्या है बेटा, पूर्णांक भी है, जहां b बराबर 0 नहीं है। फिर दोनों साइड आप क्या कर दो बेटा, स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो इक्वेशन नंबर उसको 1 दो, और यहां दिख रहा है देखो बेटा कि जो है बेटा a और b जो है बेटा पूर्णांक संख्या है, तो यहां दिख रहा है कि अगर 3 जो है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो बेटा 3 जो है वो a को भी विभाजित करेगा, प्रमेय नंबर 1.2 से, अभी इसके पहले मैंने समझाया। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि a बराबर 3c। ऐसा क्यों माने बेटा, है ना, ऐसा इसलिए माने क्योंकि देखो a जो है वो 3 से विभाजित हो जा रहा है, तो मैं 3 के गुणनखंड कुछ भी लिख सकता हूं, 3 के साथ, 3 को गुणा करके कोई भी संख्या के साथ लिख सकता हूं बेटा, आखिर में कट ही जाएगा वो, ठीक है। अब हमने क्या किया, a बराबर 3c को समीकरण नंबर 1 में रख दिया। समीकरण नंबर 1 में रखने के बाद हमारे पास ये आंसर आया कैलकुलेशन करने के बाद। यहां पर भी वही निष्कर्ष निकल के आया कि 3 जो है वो b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 3 जो है b को भी विभाजित करेगा। अब देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, a और b जो है वह सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है मतलब a और b जो है केवल एक से विभाजित होंगे और किसी से नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास दिख रहा है कि a और b तो 3 से विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब हमने जो माने हैं वह गलत मान लिए, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने जो माने वह गलत हो गया। मतलब यह विरोधाभास क्यों हुआ है, हमारी गलत कल्पना से हुआ है, और जब कल्पना गलत है तब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि कर्णी 3 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप इसको डायरेक्टली लिख दें, मतलब यहां जो मैंने लिखा हूं थ्योरी इसको डायरेक्ट लिख दें, या इसको थोड़ा बड़े तरीके से लिखें। क्या लिखें कि चूंकि a और b जो है सहअभाज्य संख्या है, परंतु समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 यह कह रहा है कि उसके जो है वह 3 जो है उसका कॉमन फैक्टर है, और 3 यदि उसका कॉमन फैक्टर है, इसका सीधा सा मतलब है कि यहां हमारे पास जो है गलत चीजें आ गई, मतलब हमारे पास गलत कल्पना हो गई, और गलत कल्पना हो गई तो वह अपरिमेय संख्या हो गई। नहीं तो आप ऐसे भी लिखेंगे तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। समझ में आई बेटा बातें, ठीक है। अब देखिए, देखना बेटा, हाँ, तो मैंने क्या बोला था, मैंने आपको समझाया था अपरिमेयता को सिद्ध करना। अपरिमेयता को सिद्ध करना कौन कौन से तरीके से, मतलब कौन कौन सी अपरिमेय संख्या, एक इस प्रकार की जिसमें केवल एक संख्या है, और जो कि मैंने अभी समझाया। ये देखो, तो जब भी एक संख्या आएगा, जब भी कोई एक संख्या आएगी, या तो कर्णी 3 आए, या तो कर्णी 5 आए, या तो कर्णी 7 आए, कुछ भी आए, या तो कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5, कर्णी 7, कुछ भी आए, जब एक संख्या आएगी तो आप इस विधि का उपयोग करेंगे। लेकिन यदि आपके पास 2 संख्या इस प्रकार की आ गई, तब आप कौन सी क्या यूज करेंगे, या किसको कैसा आपको हल करना है वह आप देखिए, ठीक है बेटा। जैसे कोई संख्या हम लोग ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं बेटा इसको ले लेते हैं, या पहले इसको ले लेते हैं, अपन इसको भी ले सकते हैं और उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, ये 3 धन 2 कर्णी 5 को लेता हूं। तो मैंने यहां लिखा सवाल नंबर अगला क्या दिया हूं बेटा, क्या बोल रहा है, 3 धन 2 कर्णी 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, है ना, को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। देख लीजिए, सिद्ध करते हैं बेटा, ठीक है। ये बेटा ये वाला इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना ज्यादा इजी है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले वही बात सेम टू सेम जो चीजें मैंने अभी आपको बताया था। क्या बताया था कि हम ये मानते हैं कि माना 3 धन 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय अपने को सिद्ध करना है, तो आप परिमेय मानो, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। तो आप लिख सकते हैं, अर्थात आप क्या लिख सकते हैं
कि 3 धन 2 करनी 5 बराबर a बटे b लिख सकते हैं। और यहां पर फिर से वही बात लिखेंगे अभी जो मैंने समझाया था। क्या समझाया था कि जहां a व b सह अभाज्य, जहां a व b सह अभाज्य तथा जहां a व b सह अभाज्य कौमा पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है तथा, है ना, तथा हम क्या लिखेंगे बेटा कि जो आपका b है वह 0 के बराबर नहीं है। ठीक है बेटा। अब इनको थोड़ा हल करें, आगे देखो समझ लें। तो यहां पर आ गया 2 करनी 5। अब आप देखो बेटा यहां जो धन का 3 है उधर जाएगा तो ऋण का 3 बन जाएगा, तो a बटा b और ऋण में हो जाएगा 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना लिख सकते हैं 1। अब बेटा आपको इस प्रकार के संख्याओं को हल करना आता होगा। b का गुणा 1 से करो, b, है ना, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a माइनस कितना लिखते हैं 3b हो जाएगा, है ना बेटा। इस प्रकार की संख्याओं को आपको हल करना सीखे होंगे। 4 बटा 2 है, या फिर ऐसा है मान लो 3 बटा 2 है और ऋण करना है 1 बटा 5 से, तो आप क्या करते हैं पहले इन दोनों संख्या का गुणा करते हैं और फिर ऐसे तिर्यक गुणा करते हैं, जिसको अपन क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। इसमें हमको एलसीएम निकालना नहीं पड़ता है। तो ऐसे मैंने किया हूं, पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा और फिर ऐसे तिर्यक गुणा। तो हमारे पास कितना आया है 2 करनी 5, और करनी 5 बराबर क्या आ जाएगा, अब 2 इधर गुणा में है, इधर आकर के भाग में आ जाएगा, a माइनस 3b डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2b। तो मतलब हमारे पास आंसर क्या आया, a माइनस 3b डिवाइडेड बाई कितना आया 2b बराबर कितना आ गया करनी 5। अब बेटा इसको ध्यान से समझो, है ना, यहीं तक इसका जो है हल है। इसके बाद जो है जो मैं समझा रहा हूं उसको समझते जाइए। क्या कह रहा है देखो बेटा यहां पर, अच्छा यहां पर आपको एक चीज और है कि यहां पर आपको दिया रहेगा कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, और अगर आपको नहीं भी दे रहा है तब भी आपको ये वाले क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करना है एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग। एमपी बोर्ड वाले जो है बुक में ऐसा ही दिया है क्योंकि, ठीक है। अच्छा यहां पर आप देखो हमको क्या बोल रहा है, हम अभी क्या सीख के आए हैं, हम अभी क्या सीख के आए हैं बेटा कि जो करनी 5 है, ये करनी 5 एक कौन सी संख्या है, करनी 5 एक कौन सी संख्या है बताइए, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये वाली जो संख्या है बेटा, ये वाली जो संख्या है ये कौन सी संख्या है, आइए ये वाली संख्या कौन सी है उसको एक बार यहां पर समझाता हूं। a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b, ये कौन सी संख्या है, देखो आपको बोल दिया है a और b जो है वो सहभाज्य संख्या है और पूर्णांक है, तो कोई भी सहभाज्य और पूर्णांक मान लो। तो मान लो a को मैंने मान लिया, a को क्या मान लिया मैंने, मान लो 7 मान लिया बेटा, है ना, a को मान लिया 7, मैंने मान लिया a को मान लिया 7 और b को मान लिया 3, यह सहभाज्य संख्या है। तो मानो बेटा 7 और 3 का गुणा, फिर b को माने 3, 3 या 9 और 2 गुणा 3 है, तो कितना आंसर आएगा देखो, यहां आंसर आएगा 7 माइनस 3 या 9 बटे में 3 दूनी 6, तो टोटल हमारे पास आंसर आया -2 बटा 6। इसको हल करेंगे तो आएगा -1 बटा 3। अब बताओ ये -1 बटा 3 कौन सी संख्या है, तो बेटा -1 बटा 3 कौन सी संख्या है, -1 बटा 3, तो यह एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, आप कोई भी संख्या में यहां रख करके इसको देखेंगे तो परिमेय ही आएगा हमेशा। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो a माइनस 3b बाई 2 है, यह एक कौन सी संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। यह एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हो रहा है। तो क्या ऐसा कभी संभव है कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो परिमेय संख्या बराबर, या तो बेटा परिमेय संख्या बराबर होंगी या अपरिमेय बराबर होंगी, परिमेय बराबर अपरिमेय कभी भी नहीं हो सकता है बेटा, याद रखें। तो यहां पर आपको बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो परिमेय है ना, परिमेय संख्या है वह अपरिमेय संख्या के बराबर आ गया है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं आ सकता। अब सीधी सी बात है, ऐसा क्यों गलत हुआ है, मतलब ये जो हमारे साथ जो मतलब कि हम जब सॉल्व करें तो ये हमारे साथ गलती हुई क्यों, हमारे साथ गलती इसलिए हो गई क्योंकि हमने जो कल्पना कर लिया, हमने जो मान लिया वो गलत मान लिया। क्या गलत मान लिया कि जो आपकी पूरी की पूरी जो संख्या है, आपकी जो पूरी की पूरी संख्या है वह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या आपने यहां मान लिया। तो इसका मतलब आपने गलत मान लिया, और जब आपने गलत मान लिया तो फिर सही क्या है कि जब यह एक परिमेय संख्या नहीं है तो यह कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिखता हूं बेटा, मैं यहां लिखता हूं चूंकि, देखो मैं यहां समझा देता हूं आपको, यहां लिखता हूं चूंकि जो आपका a माइनस 3b बाई जो 2b है ना, एक कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या है ना। तथा कर्णी 5 जो है वह एक कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर आ गई, जो कि गलत हो गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह विरोधाभास जो है हमारी गलत कल्पना से है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से है, मतलब हमने गलत मान लिया, कहने का मतलब हमारी गलत कल्पना से है। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अतः जो आपकी संख्या है कौन सी बेटा, 3 धन 2 कर्णी 5 एक कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बात सबको समझ में आ गई। तो बेटा जब भी दो नंबर वाली संख्या दी हो इसी प्रकार से हल करते हैं। कैसे हल करते हैं बेटा, सबसे पहले आप क्या मान लो, उसको परिमेय मान लो a बटा b के रूप में, फिर बेटा प्लस वाला उधर गया तो माइनस बना, इन सबको हल किए तो हमारे पास ये आया। अब देखो बेटा ये जो हमारे पास आया है, ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या कौन सी है, ये वाली जो संख्या है अभी मैंने समझाया, ये वाली संख्या जो है वो परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या कैसे हो गई, क्योंकि a और b कौन सा संख्या है, सह अभाज्य और पूर्णांक है। तो कोई भी सह अभाज्य और पूर्णांक संख्या यहां रख के देखो परिमेय आएगी। और कर्णी 5 को हम जानते हैं कि कर्णी 5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब आपको यहां दिख रहा है अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकता। ये बेटा या तो परिमेय संख्या बराबर होगी या अपरिमेय संख्या बराबर होगी। परिमेय अपरिमेय के बराबर कैसे हो जाएगा, तो यह गलत है। इसका मतलब हमारी विरोधाभास जो है क्यों आया है, क्योंकि हमारी गलत कल्पना से आ गया। और गलत कल्पना से आ गया तो सही कल्पना क्या है, हमने क्या कल्पना किए थे कि यह परिमेय संख्या है, जो कि गलत हो गई। तो सही क्या हुई कि वह एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई बेटा। यहां पर बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्या बोला मैंने, यहां पर आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा। अब जो बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में क्या लेकर के आने वाला हूं, नेक्स्ट क्लास में यहां पर ना लिखते हुए मैं इसके पहले इसके आगे लिख देता हूं। हाँ देखिए, तो बेटा नेक्स्ट क्लास बहुत स्पेशल क्लास होगी। मैं यहां लिख दे रहा हूं कि जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास जो है वह स्पेशल क्लास है। नेक्स्ट क्लास विल बी द स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास क्यों स्पेशल क्लास है बेटा नेक्स्ट क्लास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जो है चैप्टर रियल नंबर में, चैप्टर जो है रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं, चैप्टर वास्तविक संख्याओं का क्या करेंगे, वास्तविक संख्याओं के PYQs लगाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने वाले हैं 10 सालों के। तो बेटा याद रखें 10 ईयर के PYQs हम लगाने वाले हैं, है ना। इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक, धन्यवाद।